स्पेशली जेंजीज एंड उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही लाइक मीन्स बस मोबाइल ले लो या ऐसे पूछो और उनके लिए ये चीज़ें अच्छी है कि चलो ठीक है उनको एटलीस्ट वो डिसीजेस के बारे में पता चल रहा है, लेकिन ये है एक अधूरी इंफॉर्मेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद प्राची। मैं हूँ प्राची और आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले जिसके बारे में लोग अक्सर ओपनली बात नहीं करते। इस टॉपिक से जुड़े आज हम क्वेश्चंस, फैक्ट्स और एक्सपीरियंस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और इस कन्वर्सेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमारे साथ है गायनोकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर प्रियंका नाकाडे मैम। वेलकम मैम। थैंक यू। प्लीज सिट। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस। Thanks a lot. First of all, I would like to thank all of you, all your team, and especially Mr. Kunal for inviting me on this podcast, which is related with the awareness program, awareness issues, and which are helping for our future generation to come out from that stage. So, thanks a lot. सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनमें से कॉमन प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है? Yes. Prachi, being a gynecologist, I have especially the women's health concern is there. So जो भी मेरे पास patients आते हैं specifically right from the puberty age till the menopause, we have the variety of diseases they had, but specifically आजकल जो puberty age में मुझे जो कुछ चीज़ें दिखने आ रही हैं या फिर infertility में जो दिखने को आ रहा है वो उनके लाइफस्टाइल चेंजेस के हिसाब से जो कुछ भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उसमें प्रॉब्लम पाई जाती हैं तो वो अभी ये इरा में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बच्चों में। जैसे एडोलसेंस में अगर हम देखे जाए तो पीसीओडी प्रॉब्लम मतलब कॉमनली देखा जाता है। अगर मेरे ओपीडी में कुछ पेशेंट है 10, अगर उसमें से प्यूबर्टी बच्चे हैं या फिर मतलब 14 से 17 साल की ऐसे जो बच्चियां हैं उसमें से तो 10 में से तो 8 पेशेंट आपको पीसीओडी की मिलेंगी। मैम व्हाट इज मीन बाय पीसीओडी? इट इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। एक्चुअली ये हार्मोनल रिलेटेड डिसीजेस हैं और जब ये हार्मोन रिलेट करते हैं तो इट इज़ काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मीन्स ये चेंजेस आपके रूटीन डेली लाइफस्टाइल की वजह से आपके मेटाबॉलिज्म थ्रू होती हैं। मैम पीसीओस भी कहीं हमने सुना है। So that is the same thing. That is the same thing. Like means when it comes with the others means related like hirsutism and everything, they found hairs on their means lines. So lips वगैरह में जहाँ पे और यहाँ एरिया में चिन एरिया में जब उनको हेयर्स दिखने को मिलते हैं तो प्रॉपर ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जब देखने को आती है हाँ जैसे नेक में ब्लैक लाइन्स आ जाना, एक्जिला में ब्लैक लाइन्स आ जाना, ठीक है, तो उसे एक्यांथोसिस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। बट ये सारी चीज़ें जब अपने को देखने को मिलती है, वेट गेनिंग होता है, उससे रिलेटेड थायराइड उनके पीछे आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें मिलके फिर वो और ऐसे सिचुएशन में पेशेंट्स के हार्मोन डिस्टर्ब होना चालू हो जाता है, स्पेशली ओवुलेशन नहीं होता और फिर ओवरीज पे जो ओवम जो रहते हैं दैट इज़ गेट एक्यूमुलेटेड ओवर देयर और ओवेरियन वॉल्यूम बढ़ता है जिसकी वजह से हम इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज ऐसे बोलते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ों को लेकर लोग अवेयर है या अभी भी अवेयरनेस की कमी है? देखिए अभी प्राची देखो कैसा है कि सोशल मीडिया तो काफ़ी जगह पे फैला हुआ है, आपको तो पता है। एंड नाउ द स्मार्टफोन दिस पीपल आर यूजिंग स्पेशली जेंजीज एंड उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही लाइक मीन्स बस मोबाइल ले लो या ऐसे पूछो और उनके लिए ये चीज़ें अच्छी है कि चलो ठीक है उनको एटलीस्ट वो डिसीजेस के बारे में पता चल रहा है, लेकिन ये है एक अधूरी इन्फॉर्मेशन। अनलेस एंड अनटिल यू आर गाइडेड विद सम कंसल्टेंट और द स्पेशलिस्ट इट रिलेट्स लाइक इट्स अ incomplete awareness. So for this purpose you should need a proper guide, a proper consultant who are telling about the disease, आपको वो डिसीज़ के बारे में प्रॉपरली बताएं और उसके जो इनिशियल स्टेजेस में उसके जो सिम्टम्स है, साइंस है जो आपको दिखते हैं तो उसी समय पे अगर आप उसको मतलब एक कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट को जाके अगर आप उसको दिखाते हैं तो उसका प्रिवेंशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ एडिक्ट होने से पहले या फिर क्योर होने से पहले अगर उसको हम प्रिवेंट करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। ओके मैम, आजकल हम देख रहे हैं यंग एज में लोग स्मोकिंग अल्कोहल कर रहे, तो ये क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है एडिक्शन? यस सी प्राची, व्हेन यू से व्हाई इट इज़ कॉमनली स्प्रेडिंग मीन्स द कॉमन वर्ड स्टैंड्स व्हेन इट
यू गेट द ईजी अवेलेबिलिटी, Yes. ईजी एक्सेसिबिलिटी. कोई भी चीज़ आपको अगर ईजीली मिल जाती हैं तो यू नो इट स्प्रेड्स क्विकली. सो दिस इज़ हैपनिंग नाउ अ डेज कि इनको ये चीज़ें, जैसे अगर इवन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इवन द गुटखा आल्सो, अपने विलेजेस में आप अगर कभी जाके देखेंगे तो काफ़ी जगह टपरी सो कॉल्ड दे आर मेकिंग द गुटकाज एंड प्रोवाइडिंग वेरी इजीली. छोटा बच्चा भी जाएगा वो वहाँ से ख़रीद के लेके आएगा. तो ये चीज़ें इसलिए स्प्रेड हो रही है क्योंकि इसके बारे में अभी भी जितना अवेयरनेस चाहिए वो चीज़ें हो नहीं रही हैं. ठीक है. और सोशल मीडिया पे जो चीज़ें वो ले रहे हैं वो प्रॉपरली अभी तक उतनी फुलफिल नहीं कर पा रही है उनको उसके प्रोलॉन्ग साइड इफ़ेक्ट्स को जानने के लिए, समझाने के लिए. सो ये अवेयरनेस तो जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम जो आप अभी ले रहे हैं ये चीज़ें भी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को आगे ले जाने के लिए. और दूसरी चीज़ जो है कि एक जो बच्चों में देखा जाता है कि लोनलीनेस है, स्ट्रेस आ गया, दे आर बिकमिंग इमोशनली डिपेंडेंट. और ऐसी चीज़ों में जब सोशल इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं ये लोग तो उनके लिए एक कूल पर्सनैलिटी या फिर एक फैशनेबल जो एक बोलते हैं ना ग्लैमर लाइफ, स्मोकिंग एंड ऑल दिस थिंग्स लुक लाइक कूल पर्सनैलिटीज़. सो दे आर अडॉप्टिंग फॉर सम जैसे एक यंग एज में उनको लगता है अभी होगा ही क्या, मैंने तो लास्ट टाइम भी किया था कुछ हुआ नहीं. सो मीन्स they are adopting this very easily, but once they started that and doing it in eventually doing it that becomes addictions, a compulsion, a chronic compulsion inside them which becomes irresistible. जब वो बाद में वो उससे बाहर निकलने के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम जाती है. मैम इसका अफेक्ट क्या होगा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, नॉट ओनली द मेंटल और द फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो a reproductive health also get impacted with this such addictions. You know, if when we talk about the smoking, let's talk about the smoking only. Yeah. Smoking contains nicotine, okay, then the tobacco. Last पहले जो बीड़ी वगैरह जो बनाते थे, चलो ठीक है वो भी तो easily available है villages area में. उसके बाद जो गुटखा वगैरह ये लोग खाते हैं, you know, जो पूरा oral और facial जो कैंसर आजकल बढ़ रहे हैं ना, तो ये because of this. जो विलेजेस में क्या होता है इन बातों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता. इवन जो फीमेल्स भी जो रहती हैं जो ऐसे मंजन यूज़ करते हैं जिसमें ये निकोटीन वगैरह पाया जाता है तो हाँ दे आर यूजिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम. पूरे ज़िंदगी भर वो उसको इस्तेमाल करते रहेंगे. इवन वो गुटखा भी खाएंगे जब तक उनको उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती. और जब उनको तकलीफ़ स्टार्ट होना मतलब जब ऐसा हो जाता है कि नहीं रे बाबा अब तो मैं कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ तो तब तक वो डिसीज़ की कंडीशन इतनी बढ़ जाती है कि जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो वो कैंसर या फिर वो डिसीज़ वो ऑलरेडी स्प्रेडेड रहता है. जब हमारे पास फिर कीमोथेरेपी या फिर सर्जरी के सिवा कोई हमारे पास चारा बचता है नहीं. तो इस तरह से जो इनकम्प्लीट अवेयरनेस है ना दैट इज़ मोस्ट डेंजरस आई थिंक. सो उसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. What are the main types of addictions? Basically it is there are various kind of but two basic things are like substantive means particular substances like cigarette हो गया, alcohol हो गया, tobacco chewing हो गया, okay, गुटखा वगैरह ये जो चीज़ें हैं these are like substance. And that the person who get addicted that is for that substance addictive. But few things are like behavioral addiction, like scrolling reels continuously, got influenced with the social media, who cannot resist themselves for doing this. Okay, means अगर छोटे बच्चे ये चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करना चाहिए. Yes, of course you do, but when the condition comes in such a way that अगर आप उससे मोबाइल छीन लो, suddenly he will become aggressive. What it means? It means it is impacting his mental illness. मीन्स जो मेंटल उसका स्टेटस है जो एक आपका सोशल अवेयरनेस दिखाता है उस पर अब इम्पैक्ट होना चालू हो गया है. अगर आपने देखा होगा तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे तो माँ बाप को ही पिटना चालू कर देते हैं अगर आपने मोबाइल हाथ से छीन लिया तो. ठीक है. सो और वो उनके विजन में प्रॉब्लम आ जाती है. जो डिसीजन मेकिंग्स जो रहते हैं वो मतलब वो लोग नहीं ले पाते हैं प्रॉपरली. तो बच्चों में ये एक तरह से एडिक्शन बन चुका है. वो चीज़ों को एक लिमिट से ज़्यादा उसको अनकंट्रोलेबल होते हैं, इर्रेजिस्टेबल, मतलब वो रोक नहीं सकते खुद को, वो चीज़ों से मना नहीं कर सकते. दे आर कंटिन्यूसली इंडल्ज देमसेल्व्स इन दैट.
सो ये जो चीज़ें हैं ये भी एक तरह का सोशल बिहेवियरल एडिक्शन है. अब हम मैम स्पेसिफिकली मेल फर्टिलिटी के ऊपर बात करते हैं. क्या अल्कोहल और स्मोकिंग मेल फर्टिलिटी के ऊपर अफेक्ट कर सकता है? Yes, definitely. वाई? See, smoking, when we are considering the smoking or vaping also, the people says that e-smoking, like vaping, is kind of okay. But it's a misconception, totally misconception. Smoking rahe, vaping rahe, this contains somehow the nicotinic substances. और जहाँ पे ये चीज़ें हैं, केमिकल्स है, एरोसोल है, जो वेपिंग में होता है, इलेक्ट्रिकल स्मोकिंग में जो भी होता है, उसमें भी वेपर्स जो एरोसोल यूज़ करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ केमिकल. तो जब ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं आप पे, स्मोकिंग में जो निकोटिन रहता है, तो उससे क्या होता है कि मतलब जो अपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो रहता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म के जो डीएनए रहते हैं, sperm is a structure which contain the DNA also. ओके, तो जब यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है स्मोकिंग की वजह से, क्रॉनिक जो स्मोकर्स रहते हैं, कभी आप उनमें अगर देखने जाएंगे तो उनमें हमें जो स्पर्म्स की जो काउंट रहता है वो कम मिलता है, जो क्रॉनिक स्मोकर्स रहते हैं उनमें. तो रिड्यूस इन द स्पर्म काउंट. Secondly, motility of the sperm count that also affect because there is an oxidative state. Oxidative stress में क्या होता है कि properly जो sperm के जो structure है वो maintain नहीं होता, abnormalities तैयार हो जाती है, उनके DNA में fragmentation जो रहता है sperm का, उस पर भी impact आना चालू हो जाता है. तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब स्पर्म अपना मॉर्फोलॉजी खो देता है, मॉर्फोलॉजी मीन्स जो प्रॉपर उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है स्पर्म का, अगर उसमें डिफॉर्मिटीज़ आना चालू हो गए तो उसकी वजह से जो भी जायगोट बनता है या फिर जो भी एम्ब्रियो बनता है, दैट मे लीड टू मिसकैरेज. तो इसमें क्या होता है कि मिसकैरेज रेट्स ज़्यादा बढ़ते हैं, ऐसे एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ जब स्पर्म्स प्रोड्यूस होना चालू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फर्टिलिटी इशू तो जाते ही है, लेकिन अगर भले हमने उनको कंसीव कर दिया, उसके बाद उसके मिसकैरेज के कंसेप्ट्स भी, मतलब मिसकैरेज के जो ये है कंडीशंस, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्मोकिंग, वेपिंग ये चीज़ें या फिर टोबैको च्यूइंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है स्पर्म्स के मॉर्फोलॉजी पे और स्पर्म के काउंट पे. अगर अपन अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो अल्कोहल कंजम्पशन, जैसे अगर अपन देखते हैं तो अल्कोहल 1 gram alcohol contains the 7 calorie. Okay, yeah. So even you are taking only 10 gram of the alcohol, you are taking the 70 calories. तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो एक ऐसा मिसकंसेप्शन था कि चलो ठीक है डेली अगर हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं अल्कोहल तो दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट दैट इज़ नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, दैट्स अ मिथ. क्योंकि क्या होता है कि अल्कोहल लेने के बाद जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो अपना जो मतलब स्पेशली टॉकिंग अबाउट द मेल इनफर्टिलिटी, उसमें जो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस जो रहता है, इसमें डिस्टर्बेंसेस आना चालू हो जाते हैं. तो जो मेल हार्मोन रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, देन LH and FSH, दे आल्सो फाउंड इन द मेल आल्सो. तो ये जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं इनके, इनमें ये डिस्टर्बेंसेस आना चालू कर देते हैं. तो डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल आल्सो फाउंड इन द क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स. सो अल्टीमेटली दे आर इम्पैक्टिंग ऑन द स्पर्म काउंट and their sperm morphology. So both the things are definitely related with this infertility. अब इसमें क्या होता है कि अल्कोहल पेशेंट्स में अगर आप देखे जाओ तो जो क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स रहते हैं ना, वो जनरली आप देखोगे थोड़े से ओबेज होते हैं, बिकॉज जितना कंज्यूम करेंगे डेली ओबेसिटी बढ़ेंगी, और ओबेसिटी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से अपने को ये बाकी जो चीज़ें हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज़ अ काइंड ऑफ मीन्स अनेबल टू हैव द कॉन्टैक्ट्स. ओके, तो उसमें जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये जो फाउंड होता है, तो वो भी एक इनको इनफर्टिलिटी के लिए रीज़न बनता है. तो ये चीज़ें वन बाय वन एक के पीछे एक फिर चालू हो जाती हैं. सो ये भले अपने को लगता है इसका ये जो शुरुआत में जब दिस पीपल दे स्टार्ट, दे डू नॉट फील एनीथिंग, उनको लगता है कि नहीं चलो ठीक है कुछ हुआ तो है नहीं, बट इसके जो प्रोलॉन्ग इम्पैक्ट रहते हैं ना, वो बाद में दिखाई देते हैं. व्हेन यू बिकम क्रॉनिक अल्कोहलिक और क्रॉनिक स्मोकर्स,
then definitely they are going to impact your fertility मैम rates. मतलब आप ये बोल रहे हैं कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है? Yes, long term effect तो होता ही है. Even you are consuming very in the little small quantity also. या ठीक है, तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे इम्पैक्ट होना चालू हो जाती है. सी, अब मेल में अगर देखना चाहो तो मेल में कैसे होता है, स्पर्म्स ना हर 2-3 महीने बाद रीजनरेट होते हैं. मतलब दे आर फॉर्मिंग, न्यूली फॉर्मिंग 3 months in the duration period. Okay, but in females what happens, if the female is chronic smoker, लेकिन फीमेल में ये चीज़ अलग होती है. फीमेल में जो ओवम में, ओवरीज में जो भी बीज उनके इनिशियल फेज में रहते हैं वो उतने ही मतलब हम लोग आगे लेके जा सकते. न्यूली ऐसे फॉर्म नहीं हो सकते. वो जितने अमाउंट में आते हैं, जब एडल्सन्स में आते हैं तो उनके पास 1 या 2 lakhs, फिर उसके बाद 40 या 50,000 तक ऐसे ओवम ओवरीज में बचे हुए रहते हैं. ओके. लेकिन क्या होता है, जो क्रॉनिक स्मोकर्स ये रहती है, फीमेल्स रहती है, उसमें फॉलिकुलर एट्रेजिया हो जाता है. मीन्स दे डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द ओवम. ओवम के जो वहाँ पे अमाउंट है, वहाँ पे वो जाके उस पर इम्पैक्ट करते हैं, उनको बढ़ने नहीं देते. तो फॉलिकुलर एट्रेजिया मतलब क्या है, डिप्लीशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ओवम. मीन्स वो जो ओवम है, बीज है, ओवरीज में जो बीज है, जो बच्चे जनन के लिए काम आते हैं, वो उसके अमाउंट में वो उसमें एट्रेजिया पैदा करते हैं और उसमें उनका अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. तो ऐसे सिचुएशन में इफ़ द फीमेल हु इज स्मोकिंग सिंस फ्रॉम द चाइल्डहुड, लाइक मीन्स और फ्रॉम द एडल्सेंस, उस पर उन फीमेल्स में आपको देखा जाएगा कि उनको अर्ली मेनोपॉज आ जाता है. मीन्स मेनोपॉज मीन्स द सीजेशन ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. या मतलब जो चीज़ें एक एज के बाद पर्टिकुलर 45-50 में आ जाती है, 50 के बाद मेनोपॉज मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आना, ख़त्म हो जाती है. हाँ, क्यों, जस्ट बिकॉज क्योंकि पूरे ये जो पीरियड है वो कितने एज में स्टार्ट होता है, लाइक 14 to मेनोपॉज, 15? या यू मीन टू से मेनोपॉज है एक्चुअली जो नॉर्मल फीमेल्स होती है वो 50 के बाद तो मेनोपॉज में चली जाती है, क्योंकि वो Okay. पूरे, हाँ. लेकिन ये जो फीमेल जो स्मोकिंग क्रॉनिक स्मोकर्स है, हाँ. इनमें ये चीज़ अर्ली फेज में 30-35 में चालू हो जाएंगे, Okay. बिकॉज दे आर डायरेक्टली स्मोकिंग, डायरेक्टली इम्पैक्टिंग ऑन देयर फॉलिकल्स, ऑन देयर ओवम. तो ये बहुत ही बड़ी बात है. अगर इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आपके पास है नहीं, तो अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है, दे आर स्टिल इन द लाइक कि ना क्या होगा देख लेंगे. बट नहीं, ये आपके ओवरऑल पूरे बॉडी पे इम्पैक्ट करता है. नॉट ओनली लीवर, नॉट ओनली लंग्स, नॉट ओनली योर हार्ट, नॉट ओनली ब्रेन, इट विल इम्पैक्ट योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो. सो दिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैम प्रेगनेंसी में इफ़ कोई औरत स्मोकिंग करी, अल्कोहल ड्रिंक करी, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? या इसका बेबी पे भी इम्पैक्ट आता है. कैसे? यू नो, जैसे अगर अपन देखते हैं कि स्मोकिंग, ये निकोटिनिक जो ये है कार्सिनोजेनिक एजेंट्स है, या तो ये जो है ये सीधा ब्लड वेसल्स पे इम्पैक्ट करते हैं अपने. तो उसकी वजह से क्रॉनिक लंग डिसीजेस, देन हार्ट डिसीजेस, दैट आल्सो हैपन्स. ओके. अब जो लेडी इनिशियल फेज में से ही स्मोकिंग कर रही है, या फिर मतलब स्टार्टिंग पीरियड से, इनिशियल फेज में किसी को पता भी नहीं रहता कि चलो वो प्रेग्नेंट है, बाद में 2-3 महीनों के बाद उनको पता चलता है. लेकिन इफ शी इज स्टिल स्मोकिंग, तो वो बच्चों के ग्रोथ में इम्पैक्ट ज़रूर करता है, क्योंकि ये जो एजेंट्स हैं ये उसके ब्लड वेसल्स पे इम्पैक्ट करते हैं, जो बच्चे के प्लासेंटा थ्रू बच्चे को मिलते हैं. मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है, मदर का ब्लड जो एक प्लासेंटा थ्रू बच्चे को भी मिलते रहता है. इफ़ यू नो कि बच्चे का ग्रोथ जो लेते हैं वो एक प्लासेंटा के थ्रू, एक जो गर्भनलिका रहती है उसमें से बच्चे को वो सारे न्यूट्रिशन उसको मिलते रहते हैं. लेकिन अगर ये एक क्रॉनिक स्मोकर है या फिर स्मोक कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में दैट विल इम्पैक्ट ऑन दैट ब्लड वेसल्स ऑफ कॉर्ड. जो कॉर्ड वो बच्चे को मतलब फुलफिलमेंट दे रही है, सारे न्यूट्रिशन दे रही है, सब कुछ पहुंचा रही है, वो जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो डायरेक्टली उस पर इम्पैक्ट करता है, और जिसकी वजह से वहाँ में ब्लॉकेज आना चालू हो जाते हैं. तो बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो समय पे उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, उतनी वो ग्रोथ होती नहीं है. मतलब अगर उसको 6 मंथ हो गए होंगे ना, तो यू विल फील लाइक कि वो बच्चा उतना डेवलप नहीं हुआ 6 मंथ के हिसाब से, या फिर अगर 8 या 9 महीने हो गए, फुल टर्म होगी, तो भी उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो बच्चे का वज़न 9वें महीने के हिसाब से बहुत कम है.
तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों जिसको हम फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं या फिर प्रीटर्म लेबर्स होना ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, और बच्चे को कुछ जिसकी वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन की वजह से कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी डेवलप होती है, तो वो एक अलग से और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इवन अगर अल्कोहल भी लेती है, अल्कोहल डायरेक्टली प्लासेंटल कॉर्ड क्रॉस करता है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे पे भी वो अल्कोहल का इम्पैक्ट आना चालू हो जाता है। ओके। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे के मेंटल ग्रोथ पे इम्पैक्ट आता है, मतलब फ्यूचर लाइफ पूरी बच्चे की उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इसीलिए ये चीज़ें तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं, लेना ही नहीं है। इवन अगर इसमें अगर अपन देखें तो पैसिव स्मोकिंग ये एक पार्ट आता है। जैसे वो तो नहीं कर रही है स्मोकिंग, ओके, लेकिन उसमें पास में बैठे उसका हस्बैंड तो स्मोकिंग कर रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ पैसिव स्मोकिंग। ओके, मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि फीमेल प्रेग्नेंट है और घर में अगर मतलब कोई ससुर वो भी स्मोकिंग कर रहा है, हस्बैंड भी स्मोकिंग कर रहा है, एंड शी इज़ डूइंग ऑल हाउस होल्ड वर्क ओवर देयर, so indirectly she is going to face that impact of smoking also. So these things are like कि आपको जब आप पेशेंट आपके पास आते हैं तो जस्ट डू नॉट आस्क अबाउट ओनली हर सेल्फ, आस्क अबाउट हस्बैंड्स ऑल्सो। मेरे पास जब इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं तो हम स्पेशली हस्बैंड की हिस्ट्री अलग से ले लेते हैं। मतलब वो उसके हस्बैंड का ऑक्यूपेशन क्या है, क्योंकि ऑक्यूपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर आप देखें आईटी सेक्टर्स में, रेडिएशन में जो लोग वर्क करते हैं बेसिकली, क्योंकि टेस्टिस ये जो ऑर्गन है वो मेल में एक आउटसाइड ऑर्गन है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जितना रहता है उतना टेस्टिकुलर टेम्परेचर नहीं रहता, कम रहता है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसे केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या फिर लैपटॉप बहुत देर तक, जैसे अगर अपन ने देखा है तो आईटी सेक्टर में बहुत बार लोग कभी कभी लैपटॉप को यूज़ करते हैं और प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं, एंड दे कीप दैट ऑन देयर हिप्स। तो ऐसे सिचुएशन में टेम्परेचर रेज होता है and that will damage the quality of your sperm or that may reduce the quantity of the sperms. ओके, मतलब आपका कहना ये है कि फादर का भी हेल्थ होना इम्पोर्टेंट है प्रेगनेंसी में? Obviously, your sperms, your ovum quality, not only quantity, quality matters. ओके, अगर हम उसके क्वालिटी में इम्पैक्ट आ रहा है तो उसका जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है या फिर जो भी जाइगोट बनता है वो डेफिनेटली डिफेक्टिव रहता है। अगर फादर क्रॉनिक स्मोकर है तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट ऑन डीएनए फ्रैगमेंटेशन। समझ गए? डीएनए फ्रैगमेंटेशन वो उसका जेनेटिक क्वालिटी डिसाइड करता है। स्पर्म्स में डीएनए रहता है, और अगर किसी के भी क्रॉनिक अल्कोहलिक पर्सन्स के वजह से अगर वो डीएनए में जो डिफॉर्मिटीज़ तैयार होती हैं तो वो ऑब्वियसली उसके नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन में आने वाली है, जो उसको फेस करना है। So parenting is not just about after conceiving you will take care. No, pre-conceptional you should think about that कि आपको एक हेल्दी प्रेजनी मतलब ये करनी है, चला जन्माला घालायची स्पेशली सांगायचं तर ऐसे सिचुएशन में अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। बोथ फॉर बोथ मदर एंड फॉर फादर ऑल्सो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों चीज़ें, क्योंकि ये सिर्फ एक इससे आप प्रोजेनी नहीं ये कर सकते, डील नहीं कर सकते। ऑब्वियसली मेल फैक्टर भी 50% मैटर रखता है और 50% फीमेल फैक्टर भी उतना ही मायने रखता है। दोनों चीज़ें मायने रखती है। कैन फर्टिलिटी रिकवर आफ्टर क्विटिंग? येस, डेफिनेटली इट कैन बी, बट जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि मेल साइड में इसका एक अलग ये है और फीमेल्स के लिए अलग है। मेल्स में क्या होता है कि जनरली जो उनके स्पर्म्स है वो हर 2-3 महीने के बाद रीजनरेट होते हैं, मतलब नए तरीके से फॉर्म होते हैं। सो आफ्टर क्विटिंग yes, definitely there is some improvement in the formation, in the quantity of sperm quantity, then उसका morphology, उसका quality better होना चालू हो जाता है। तो this is how they will improve their condition,
मीन्स अगर कुछ स्पर्म की वजह से उनको इनफर्टिलिटी में दिक्कत जा रही है कि स्पर्म प्रॉब्लम्स है, स्पर्म्स कम है, उनकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम वो पार्टनर को, मेल पार्टनर को अगर बोलते हैं कि प्री कंसेप्शन पहले 3 महीने पहले से अगर वो थोड़ा सा क्विट कर दे ये सारी चीज़ों को, तो वो उसके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन फीमेल्स के लिए अगर अपन बोलना चाहे तो एब्सोल्युटली अपने को एडिक्शन तो बंद ही करवाना है, लेकिन अगर बहुत क्रॉनिकली अगर वो पहले से कुछ स्मोकिंग कर रहा है, कुछ इन चीज़ों के एडिक्टेड है, तो ऐसे मैम, हाँ अक्सर लोग बोलते हैं कि अ लिटिल अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ, तो इज दिस ट्रू और अ मीथ? actually it's a misconception, you know. Okay. Even if you are taking a little bit alcohol also, but on the daily basis, and since you are taking from long time, अगर आप एडोलसेंस से ये चीज़ें चालू करते हो, ये अब रेड वाइन के लिए भी अगर मैं सही चीज़ बताऊँ तो लोग बोलते थे कि ये हार्ट के लिए अच्छी है, ऐसे पहले बोला Yeah, जाता था, absolutely. लेकिन दिस इज जस्ट अ मिसकंसेप्शन एंड नथिंग एल्स, ओके, बिकॉज इट्स अ जो भी आप एक कोई भी अल्कोहल अगर आप कंसिडर करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू एक्ट ऑन योर मेटाबॉलिज्म, ऑन योर लीवर ऑल्सो, ओके। अगर आप धीरे धीरे अगर इन चीज़ों को भी ले रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल एक्ट ऑन योर लीवर। और अगर लीवर सिर्फ आपका मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं देख रहा है, ये मेटाबॉलिज्म की वजह से आपके हार्मोनल भी चीज़ें मैनेज होती जा रही है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग ले रहे हैं, पहले से ले रहे हैं, भले वो आप थोड़ी थोड़ी लो, वो आपको डेफिनेटली बाद में उसके इम्पैक्ट आना चालू हो जाते हैं। तो हम लोग हमेशा यही चीज़ कंसिडर करते हैं कि चलो ठीक है, अल्कोहल हम ले रहे हैं तो लीवर डिसीज़ होगा, लेकिन सिर्फ लीवर डिसीज़ नहीं, लीवर से जुड़ी हुई बाकी चीज़ों पे भी इसका इम्पैक्ट आता है। तो ट्रीटिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर कंसेप्शन। लेकिन फीमेल्स में ये चीज़ें ऐसी रहती है कि एक बार अगर उन्होंने लॉस हो गया, एक बार फॉलिकुलर एट्रेजिया हो गया, या फिर अगर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ दिस स्मोकिंग, फॉलिकुलर एट्रेजिया मतलब क्या होता है? ग्रोथ रुक जाना। ओके। हाँ, जो मैंने आपको बोला था कि ओवम में सारी चीज़ें, ओवरीज में सारे बीज रहते हैं फीमेल्स के, तो वो चीज़ों को वहीं पे वो ख़त्म करते हैं, डेवलप होने नहीं देते। दैट इज़ कॉल्ड एज अ फॉलिकुलर एट्रेजिया। तो जो भी अमाउंट है, ओवम का जो भी अमाउंट है, बीज जो वहाँ पे है, वो धीरे 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 डिप्लीशन मीन्स कम होना चालू हो जाते हैं। सो दैट इज़ हाउ इफ़ द फीमेल इज़ क्विटिंग दैट, तो जो डैमेज हो चुका है वो तो हो गया है, लेकिन जो बचा है वो उसको संभाल सकती है। यस, राइट। समझ गए? तो ये चीज़ों में इतना थोड़ा सा ये एक डिफर है, क्योंकि मेल प्रोसीजर इज रीजनरेटिव, मतलब हर 2-3 महीने के बाद रीजनरेट हो रहा है, तो उनके पास वो एक चांस रहता है। लेकिन अगर इफ़ द फीमेल इज़ क्रॉनिकली इन्वॉल्व, पहले से बहुत स्मोकिंग ये वो सब कर रहे हैं, तो उसकी अगर मेनोपॉज का जो उसका जो एज आता है वो 50, अगर वो 35 में ही आ रही है, तो उसका तो जो रिप्रोडक्टिव एज है वो तो उसके हाथ से गया ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, what is your most important health message for young people or couples for planning a baby or child? Yes, definitely, and specifically I would like to talk about the addiction first, because एडिक्शन ऐसी चीज़ है ना जो लोग मतलब शुरू तो इनिशियल स्टेज में कर लेते हैं जस्ट फॉर द ट्रायल बेसिस, but later on it will means impact on their with the long consequences. So I would like to say कि prevention is better than cure always. Yes. And awareness about it is the step towards the prevention. So whatever you people are doing nowadays is that step, and you are going ahead in that direction. So I would like to say कि कभी अगर addicted भी है किसी चीज़ के लिए, तो उसका फैमिली, उसका फ्रेंड सर्कल वो भी उतना ही मायने रखता है। किसी को भी एक निगेटिव सेंस के हिसाब से हमें उसको ट्रीट नहीं करना है कि भाई तेरे से तो नहीं होगा, 6 महीने छोड़ दिया, बाद में तूने फिर से उसको हाथ लगाना चालू कर दिया। तो ये चीज़ें जो है हमें उससे मतलब डिमोटिवेट नहीं करना है। जो भी एडिक्शन है या फिर इन चीज़ों को आपको पॉजिटिवली क्योर करवाना है कि नहीं ये चीज़ें होंगी। One day you will realize that it will, like, you will be absolutely normal without taking any smoking, without taking any alcohol. So positiveness is one of the key to remember to remove the addiction from the society.
मैम एडिक्शन रिकवर करने के लिए कोई सॉल्यूशन है, लाइक दवाइयाँ और समथिंग? हाँ, तो बेसिकली क्या है कि एडिक्शन के लिए कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आते हैं जिसमें जो कंसल्टेंट्स हैं उनका भी आपको मतलब काफ़ी हद तक काउंसलिंग जो है यस, बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्सनल काउंसलिंग। पर्सनल काउंसलिंग विद फैमिली काउंसलिंग, मतलब उनको तो हमें काउंसिल करना ही है। मतलब उनके बारे में कि पहले इनिशियल स्टेजेस में क्या साइन सिम्टम्स दिखते हैं, आपको कब मतलब डॉक्टर्स को अप्रोच करना है, कब स्पेशलिस्ट से जाके मिलना है, और एक रिलैक्सिंग पीरियड भी रहता है। मतलब अगर कुछ दिनों के लिए कुछ मतलब वो तो चीज़ों को हाथ नहीं लगाएगा, नहीं पिएगा, लेकिन आफ्टर 6 months ऑल्सो देन ही विल अगेन स्टार्ट। तो ऐसे समय पे संयम ना खोते हुए ऐसे लोगों को अपने को स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है, कुछ मेडिकेशंस के साथ, काउंसलिंग के साथ, और उनका जो एक जो स्पिरिचुअल लेवल रहता है कि नहीं ये तुम कर सकते हो, Yes. उसे मेंटेन रखना। तो ये चीज़ें जितने अर्ली स्टेज में आप अगर स्टार्ट करोगे और साथ में उनका फैमिली सपोर्ट होना या फिर फ्रेंड सर्कल्स का सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। Absolutely. Yes. Thank you so much, ma'am, for being a part of podcast with Prachi. Thank you. That's my pleasure and thanks a lot. Thank you very much. तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद प्राची। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नया टॉपिक और एक नए कन्वर्सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।